हेलो दोस्तों, 24 एग्ज़ाम 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग परमाणु संरचना और विकास के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग का ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, हम लोग का ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, हम लोग किस बुक को पढ़ रहे हैं? एसके झा जो सामान्य विज्ञान है उसके पढ़ रहे हैं, जो 5th एडिशन है। ठीक है दोस्तों, और जो क्या है हम लोग का एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है। इसे पढ़ लेने के बाद हम लोग को अलग से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग परमाणु संरचना और विकास के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग का चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी। ठीक है दोस्तों, परमाणु संरचना और सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का परमाणु है जैसे। ठीक है दोस्तों, इस बुक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सब थ्योरी है प्लस क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी पूरा एकदम कवर किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस बुक को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम लोग का है परमाणु, यानी कि परमाणु किसे कहते हैं? तो तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तो जो तत्व है, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु अस्थायी होता है। तो परमाणु हम लोग का क्या होता है? अस्थायी होता है, स्थिर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो परमाणु क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है दोस्तों, तो परमाणु शब्द का परिचय डेमोक्रेट्स ने दिया था। तो परमाणु जो शब्द है उसका परिचय सबसे पहले किसने दिया? तो डेमोक्रेट्स ने दिया। परमाणु के दो वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया। परमाणु के लिए दो वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया, तो है हम लोग का थॉमसन, डाल्टन, रदरफोर्ड और बोरबोरी। ठीक है दोस्तों, तो परमाणु के दो वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया, तो थॉमसन, डाल्टन, रदरफोर्ड और बोरबोरी। परमाणु मॉडल का करण, तो परमाणु मॉडल में सबसे पहले किसने बनाया? तो जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है हम लोग का? फर्स्ट है। उसके बाद डाल्टन है, फिर उसके बाद रदरफोर्ड है, उसके बाद नील्स बोर है। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है परमाणु मॉडल का क्रम। तो जे थॉमसन, उसके बाद डाल्टन, उसके बाद रदरफोर्ड, उसके बाद नील बोर। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का है थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल हम लोग देखते हैं। सन 1891 से 1897 तक अपने प्रयोगों द्वारा 1898 में जे थॉमसन ने यह परमाणु प्रस्तुत किया। तो यानी कि यह मॉडल प्रस्तुत किया। तो कब प्रस्तुत किया? तो 1891 से 1897 तक अपने प्रयोगों द्वारा 1898 में जे थॉमसन ने यह परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक समान आवेशित गोला, त्रिज्या बराबर 10 के पावर -10 मीटर लगभग है। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के समान आवेशित एक गोला है, और जिसकी त्रिज्या क्या होगी हम लोग की? 10 के पावर -10 मीटर लगभग है थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार। जिसमें धनावेशित समान रूप से वितरित रहते हैं। तो जिसमें क्या है? धनावेशित क्या है? समान रूप से वितरित रहते हैं। और इस पर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि उससे एक स्थिर व अस्थायी वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। इस मॉडल को इलेक्ट्रॉन की खोज के तुरंत बाद और परमाणु नाभिक की खोज के पहले तैयार किया गया। तो इस मॉडल को, थॉमसन के परमाणु मॉडल का खोज किया गया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज के तुरंत बाद और परमाणु नाभिक की खोज के पहले तैयार किया गया। ठीक है दोस्तों, इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल और तरबूज मॉडल आदि के नामों से जाना जाता है। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल और तरबूज मॉडल आदि के नामों से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, पूछा हुआ है। थॉमसन को सन 1906 में भौतिकी में गैसों की विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक व प्रायोगिक जांच के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो थॉमसन को कब मिला? तो नोबेल पुरस्कार 1906 में। इसके लिए तो भौतिकी में गैसों की विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक व प्रयोग जांच के लिए। ठीक है दोस्तों, तो नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1906 में थॉमसन को। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस मॉडल में परमाणु का धन आवेश तरबूज के खाने वाले भाग के समान माना गया है, और इलेक्ट्रॉन इसमें प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित होते हैं। इसलिए इसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस मॉडल का जो परमाणु का धन आवेशित है तरबूज के खाने वाले भाग के समान माना गया है, और इलेक्ट्रॉन इसमें प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हम लोग का जो बीज होता है उसको इलेक्ट्रॉन माना है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ माना गया है। तो इसमें क्या है? थॉमसन का परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से क्या है? बटा हुआ माना गया है। परमाणु उदासीन है, इसके बारे में थॉमसन ने बताया। तो परमाणु उदासीन है किसने बताया? तो थॉमसन ने बताया। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी में ठीक है दोस्तों लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो परमाणु उदासीन है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में किसने बताया? तो थॉमसन ने बताया। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल, तो एटॉमिक मॉडल ये है वाटरमेलन। देख, ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का पॉजिटिव चार्ज, ये हम लोग का जो लाल लाल है वो पॉजिटिव चार्ज, और बीच के हम लोग का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा।
अब हम लोग देख लेते हैं सीमाएं, यानी थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या की सीमाएं थी। तो पहला है हम लोगों का थॉमसन के परमाणु मॉडल के द्वारा रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग तथा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती थी। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल द्वारा रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग तथा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती थी, ये कमी थी। ठीक है दोस्तों। दूसरा है हम लोग का यह मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। तो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो अस्थायित्व की व्याख्या करने में क्या रहा, तो असफल रहा। तीसरा है हम लोग का इस परमाणु मॉडल के आधार पर यह व्याख्या नहीं किया जा सकता कि धनात्मक आवेश प्रोटॉन व ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन किस प्रकार जुड़े हुए। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। चौथा हम लोग का इस मॉडल में नाभिक का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, तो कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ये सीमाएं हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल की। अब हम लोग देखते हैं दूसरा दूसरा क्या होता है। दूसरा आते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यानी अब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखते हैं। तो इसके अनुसार परमाणु क्या है, तो अविभाज्य है। तो परमाणु अविभाज्य है, ठीक, किसके कारण, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कारण परमाणु क्या है, वो विभाज्य है, अविभाज्य है। भिन्न तत्व में भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। तो भिन्न तत्व में भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो डाल्टन के अनुसार परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या है, तो भिन्न 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 तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान क्या होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं। परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। तो परमाणु क्या अदृश्य कण, जिसे रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। डाल्टन का सिद्धांत मुख्यतः रासायनिक संयोजन पर आधारित है, यह द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित नहीं है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर सिद्धांत पर आधारित है, तो रासायनिक संयोजन पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। पदार्थ की प्रकृति के बारे में डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत दिया है। तो पदार्थ की प्रकृति के बारे में डाल्टन ने क्या दिया, तो बुनियादी सिद्धांत दिया है। ठीक है दोस्तों। अब था तो रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी। अब रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के बारे में देखते हैं। तो इसके अनुसार परमाणु विभाज्य है। तो रदरफोर्ड के अनुसार क्या है, परमाणु विभाज्य है, जबकि डाल्टन के अनुसार क्या था, तो परमाणु अविभाज्य था। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, जबकि रदरफोर्ड के अनुसार क्या, परमाणु विभाज्य है। इसे जिसमें एक नाभिक होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है, इसके साथ न्यूक्लियन कहते हैं। तो क्या होता है, तो इसके अनुसार परमाणु विभाज्य है, जिसमें क्या है, एक नाभिक होता है और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है और इसके साथ न्यूक्लियन कहते हैं। इसे इसको एक साथ क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे कक्षा कहते हैं। तो नाभिक चारों ओर इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाता है और जिस पथ पर चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं, तो कक्षा कहते हैं। परमाणु अविभाज्य न होने का प्रमाण स्थिर विद्युत तथा विद्युत चालन की स्थिति से पता चलता है। तो परमाणु अविभाज्य न होने का प्रमाण किससे मालूम चलता है, तो स्थिर विद्युत तथा विद्युत चालन की स्थिति से मिलता है हम लोग को। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। तो रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। तो रदरफोर्ड को किसका जनक माना जाता है, तो नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। और रदरफोर्ड ने ही बताया कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या की तुलना में कितना गुना बड़ा होता है, तो 10⁵ गुना बड़ा होता है। तो किसने बताया, तो रदरफोर्ड ने ही बताया कि परमाणु की जो त्रिज्या नाभिक के त्रिज्या से कितना बड़ा होता है, तो 10⁵ गुना बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। रदरफोर्ड ने सोने के पतले पत्थर यानी गोल्ड फॉयल पर अल्फा कणों से आघात कराया, जिससे उन्हें निम्नलिखित जानकारियाँ मिली। तो रदरफोर्ड ने क्या किसके पत्थर पर पत्थर पर कणों का आघात कराया, तो सोने के पतले पत्थर पर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अल्फा कणों का आघात कराया। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो पहला निकला रिजल्ट, कुछ अल्फा किरण सोने के पतले पत्थर यानी गोल्ड फॉयल से सीधे पार कर गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु के अंदर खाली स्थान होता है। तो अल्फा कण सोने के पत्थर पर जब सीधे पार कराया तो स्पष्ट हो गया कि परमाणु के अंदर क्या है, तो खाली स्थान है। ठीक है दोस्तों, यह रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के अनुसार। और दूसरा रिजल्ट निकला, कुछ अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से अपनी दिशा से विचलित हो गए। इससे स्पष्ट हुआ कि परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में कोई धनावेश वाला कण है। तो
कुछ अल्फा किरण क्या है, परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से क्या अपनी दिशा से क्या होते हैं, विचलित हो गए। तो इससे स्पष्ट हो गया, तो परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में कोई क्या है, तो धनावेशित वाला कण है। ठीक है दोस्तों, अल्फा किरण इसलिए वापस लौट जाती है क्योंकि उसमें उपस्थित धन आवेशित कण विकर्षित करता है। कुछ अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से अपनी ही दिशा में मुड़ गए। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में भारी द्रव्यमान वाला कण है। इस प्रकार रदरफोर्ड ने परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग का नाम क्या रखा, तो नाभिक रखा। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। रदरफोर्ड ने परमाणु की तुलना सौर परिवार से किया। तो रदरफोर्ड ने परमाणु की तुलना किससे किया था, तो सौर परिवार से किया था। ठीक है दोस्तों, तो एनसीईआरटी में यह है। ठीक है दोस्तों, तो रदरफोर्ड के परमाणु की तुलना सौर परिवार से किया था, इसको ध्यान रखिएगा। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिसे मौलिक कण कहा जाता है। तो मौलिक कण हम लोग किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, तो मौलिक कण है हम लोग का ये। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी मौलिक कण किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, तो मौलिक कण है हम लोग का। ऑप्शन दे देगा और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और कुछ एक दूसरा दे देगा, तो आप लोग फंस जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा मौलिक कण को। रदरफोर्ड ने परमाणु की खोज की थी, जिसमें परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जिन्हें एक साथ न्यूक्लियन कहा जाता है। तो रदरफोर्ड ने क्या कहते हैं, नाभिक की खोज की, जिसमें परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जिन्हें एक साथ क्या हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कुछ नोट देख लेते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नाभिक की त्रिज्या, तो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10⁻⁻15 मीटर। और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो एक फर्मी या फेम्टो कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10⁻10 मीटर, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो एक एंगस्ट्रॉम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो परमाणु नाभिक की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 10⁻15 मीटर या एक फर्मी या फेम्टो। परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर या एक एंगस्ट्रॉम। आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे है हम लोग का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हम लोग किस किस में रहते हैं, तो केंद्रक में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी को दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कह सकते हैं, तो न्यूक्लियन कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो परमाणु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हम लोग की, ये होती है हम लोग की परमाणु त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, 10⁻10 मीटर या एंगस्ट्रॉम। और ये होती है हम लोग की, ये छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग का यहाँ से यहाँ तक होता है हम लोग का, ये होता है नाभिक की त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, नाभिक की त्रिज्या हम लोग कितनी हो जाएगी, 10⁻10 मीटर या एक फर्मी या फेम्टो। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। और इन दोनों का जो अंतर होता है हम लोग का, अंतर कितना होता है, 10⁻5 मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का अंतर 10⁻5 मीटर, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे है परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। तो जो हम लोग की परमाणु त्रिज्या होती है उसको किस में मापते हैं हम लोग, नैनोमीटर में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी का। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है। तो हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, तो 10⁻10 मीटर है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या में अंतर कितना होता है, 10⁻5 मीटर का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है। तो किसी परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान किस में होता है, तो उसके केंद्र में होता है। ठीक है दोस्तों, रदरफोर्ड का नाभिक का खोज प्रकीर्णन प्रभाव पर आधारित है। तो जो रदरफोर्ड का जो नाभिक का खोज है वो किस पर आधारित है, तो प्रकीर्णन प्रभाव पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है और प्रोटॉन की ऊर्जा धनात्मक होती है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है हम लोग की, ऋणात्मक होती है, और प्रोटॉन की ऊर्जा क्या होती है हम लोग की, धनात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है दोस्तों, प्रमुख अप्रमाणिक कण। ठीक है दोस्तों, प्रमुख अप्रमाणिक कण। जैसे मूल कण हम लोग कौन है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हम लोग का क्या आता है, तो मूल कण। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग मौलिक कण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और चिन्ह क्या है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से दर्शाते हैं, और ई हम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो माइनस होता है। ठीक है दोस्तों, प्रोटॉन क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, और इसे पी से दर्शाते हैं, और न्यूट्रॉन को एन से दर्शाते हैं, स्मॉल एन से। ठीक है दोस्तों, परम आवेश यानी कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो -1.6022 × 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन पर भी, तो प्रोटॉन बस प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, समान रहता है, बस इलेक्ट्रॉन पर माइनस होगा, प्रोटॉन पर प्लस होगा, और न्यूट्रॉन पर जीरो होता है कूलाम आवेश। सापेक्ष आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश, प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन पर जीरो।
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.109 गुणा 10 के पावर माइनस 31, ठीक है दोस्तों। और प्रोटॉन पर 1.672 गुणा 10 के पावर माइनस 27, और न्यूट्रॉन का 1.675 गुणा 10 के पावर माइनस 27। और लगभग द्रव्यमान माइक्रोन में कितना हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का 0 हो जाएगा, प्रोटॉन का 1 और न्यूट्रॉन का 1। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, ठीक है दोस्तों। तो इसकी एक ट्रिक भी होती है, तो ईट पर नाच। तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कुछ नोट देख लेते हैं। तो प्रोटॉन की खोज कैनाल रे के रूप में गोल्डस्टीन ने 1886 में किया, परंतु बाद में इसकी व्याख्या प्रोटॉन के रूप में रदरफोर्ड ने किया। तो प्रोटॉन की खोज किस रूप में हुई, तो कैनाल रे के रूप में गोल्डस्टीन ने 1886 में किया था। कैनाल रे के रूप में गोल्डस्टीन ने किया था प्रोटॉन की खोज, परंतु बाद में इसकी व्याख्या प्रोटॉन के रूप में किसने की, तो रदरफोर्ड ने, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी का इलेक्ट्रॉन की खोज लागू के कारण 1905 में थॉमसन को नोबेल पुरस्कार मिला। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए कारण किसको मिला, तो थॉमसन को 1905 में नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण भी कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण भी कहते हैं और प्रोटॉन को एनोड किरण भी कहा जाता है। तो कैथोड हम लोग क्या हो जाएगा, तो कैथोड हो जाएगा हम लोग का माइनस और एनोड हो जाएगा हम लोग का प्लस, ठीक है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश, तो इसी को हम लोग कैथोड और प्रोटॉन को एनोड कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश का मान बराबर होता है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान बराबर होता है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मौलिक कण है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है हम लोग का, सबसे हल्का मौलिक कण है, ठीक है दोस्तों। जबकि न्यूट्रॉन सबसे भारी मौलिक कण है। तो न्यूट्रॉन हम लोग का क्या है, तो भारी कण है, जबकि हल्का कौन है, तो इलेक्ट्रॉन हल्का है और न्यूट्रॉन क्या होता है, भारी होता है, ठीक है दोस्तों। प्रोटॉन अस्थायी कण है, तो प्रोटॉन हम लोग का क्या होता है, अस्थायी कण होता है, जबकि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अस्थायी कण होते हैं। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अस्थायी कण होते हैं। अब हम लोग देखते हैं भेदन क्षमता। तो भेदन क्षमता है किसकी ज़्यादा होती है, तो न्यूट्रॉन की सबसे ज़्यादा होती है भेदन क्षमता, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो भेदन क्षमता न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, तो उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसको भेदन क्षमता हम लोग को न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग नोट देखते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी AMU। AMU को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल मास यूनिट, ठीक है दोस्तों, नहीं दोस्तों सॉरी दोस्तों, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है दोस्तों, इसको हो जाएगा फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है दोस्तों। कार्बन के समस्थानिक कार्बन 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को AMU कहा जाता है, यानी एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। तो कार्बन के समस्थानिक कार्बन 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को AMU कहा जाता है। तो एक AMU बराबर कितना होता है हम लोग का, तो 1.66 गुणे 10 के पावर माइनस 24 ग्राम होता है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। तो एक AMU बराबर क्या हो जाएगा, 1.66 गुणे 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। किसी भी तत्व का द्रव्यमान कार्बन 12 के समस्थानिक से तुलना करके ज्ञात किया जाता है। तो किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है, तो कार्बन 12 के समस्थानिक से तुलना करके ज्ञात किया जाता है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो पर क्या होता है, तो परमाणु क्रमांक 0, परमाणु भार भी क्या होता है, 0 होता है, संकेत क्या होता है, N होता है, ठीक है दोस्तों। खोजकर्ता क्या है, पाउली है। तो न्यूट्रिनो की खोज किसने की, तो पाउली ने की, ठीक ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। तो न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की। यह आवेशहीन और द्रव्यमानहीन कण है। तो न्यूट्रिनो कैसा कण है हम लोग का, तो आवेशहीन और द्रव्यमानहीन कण है। तो ना तो इसमें आवेश होता है, ना ही द्रव्यमान होता है। नोट है हम लोग का, बोसान नामक मौलिक कण का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, यानी SN बोस के नाम पर रखा गया। तो बोसान नामक जो कण है, मौलिक कण है, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया, तो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखें। अब देखते हैं मेसान की खोज युकावा ने की। तो मेसान की खोज किसने की, तो युकावा ने, ठीक ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखें। तो मेसान की खोज युकावा ने, न्यूट्रिनो खोज पाउली ने। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन देखते हैं। जैसे पॉजिट्रॉन का संकेत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, यानी E पर प्लस होता है, ठीक है दोस्तों। और खोजकर्ता क्या है, तो खोजकर्ता क्या है, एडर्सन। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो एडर्सन ने। इसे इलेक्ट्रॉन का प्रति कण, यानी एंटी पार्टिसिपेट कण कहा जाता है। तो पॉजिट्रॉन किसका कण प्रति कण है, तो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ है।
तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन है? तो पॉजिट्रॉन है। तो निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है पॉजिट्रॉन का? वो 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। और निरपेक्ष आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम या आवेश। नोट है हम लोग का, जब प्रतिकण एंटीपार्टिसिपल एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो वे परस्पर मिलकर एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। यानी जब प्रतिकण होते हैं वो एक दूसरे की गति करते हैं, एक दूसरे की ओर गति करते हैं, और परस्पर मिलकर क्या अपना दोनों दूसरे का क्या करते हैं? विनाश कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परस्पर मिलकर एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जो प्रतिकण होता है। ठीक है दोस्तों, कक्षा या सेल, तो अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कक्षा यानी ऑर्बिट और या सेल यानी कि सेल। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।